अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। 9 मई के केसेस के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फ़ैसला आने शुरू हो गए हैं और उसके नतीजे में एक चीज़ वाज़े होती चली जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन फ़ैसलों की रोशनी में जो लोग हैं उनको नाअहल करार दे रहा है, और ज़ाहिर है इस नाअहलियत के बाद वहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस चीज़ से ख़ाइफ है कि उनके बहुत से लोग जिनके नाम 9 मई के वाक़यात में हैं और जो वो इस सिलसिले में मुकदमात में शामिल हैं, उन पर इस नाअहली की तलवार जो है वो लटक रही है। और फिर वो ये समझते हैं कि तादाद इतनी ज़्यादा है कि इसके नतीजे में, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग शामिल हैं, तो इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो भी जा सकती है। सियासी सूरत हाल में पार्लिमान के अंदर जो है उस क़ुव्वत में कमी वाक़या हो सकती है, और वो जिस तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं, ज़ाहिर है पार्लिमान के अंदर उन्होंने किए भी हैं, लेकिन वो उतने मौसर नहीं रहेंगे अगर ये सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती है और ये मज़ीद केसेस के फ़ैसले जो हैं वो आते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो अपनी जगह के ऊपर तो मुतमिन है, लेकिन सियासी तनाव जो है वो बयानबाजी की हद तक बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ ये कि पार्लिमान के अंदर उस तनाव का इजहार होता है, बल्कि पंजाब की सूबाई असम्बली में तो हाथापाई तक भी नौबत जो है वो पहुंची है। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी होने को जा रहा है, और लगता यही है कि शो डाउन जो है वो ज़ाहिर है कौमी असम्बली के अंदर भी मुमकिन है। हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उसके नतीजे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 5 अगस्त को एक मौसर एहतजाज कर पाएगी, और क्या ये महज एहतजाज होगा या कोई लॉन्ग मार्च होगा या कोई तहरीक चलाने का इंदिया दिया जाएगा। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो एक कन्फ्यूजन मौजूद है। ये बात कही जा रही है कि 31 जुलाई जो है यानी कल लाए अमल का जो है वो ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा मौसर एहतजाज क्या चला सकती है कि जिसके नतीजे में हुकूमत जो है उस पर कोई दबाव आए, उसको कोई परेशानी हो। तो लगता है कि ऐसा नहीं है। अब इस सारे मंजरनामे में जो चीज़ वाज़िया होती चली जा रही है वो यही है कि हुकूमत जो है वो जो स्पेस चाहती थी वो स्पेस उनको मिल चुकी है, और अब उसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि ना सिर्फ ये कि ज़मीनी सतह पर भी सियासी तौर पर मुस्तहकम हुआ जाए, बल्कि मईशत जो है उसको बेहतर बनाया जाए, और किसी तरीके से अगर आवाम तक उसका तासुर जो है वो जा सके और आवाम तक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जो है वो पहुँच सके, तो इससे आने वाले वक्त में जो है फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी अपनी कुछ सियासी गलतियां हैं, लेकिन बेहतर तौर पर वो सूरत हाल जो है अगर सियासी फ़ैसले होते और सियासी क़यादत जो है वो अगर इस तकसीम का शिकार ना होती तो हालात बेहतर भी हो सकते थे, और ज़ाहिर है रास्ता जो है वो निकल सकता था। लेकिन अब ऐसा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते जो हैं वो फिल वक्त मसदूद हो चुके हैं। आने वाला वक्त क्या लेकर आता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम अली साहब, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे, JUI के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद माली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। लाल चंद साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा कि गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महज ऐलानात तक महदूद रहती हैं, और वो जो उसका सियासी फ़ायदा है वो भी हासिल नहीं हो पाता। जैसे ये बात कही गई कि बानी PTI के साहबज़दगान आएंगे और वो तहरीक को लीड करेंगे, लेकिन फिर वो बयानबाजी भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, नहीं आ रहे, बानी PTI ने मना कर दिया है। फिर अलीमा ख़ान ने कहा नहीं वो आएंगे, वो अपने वालिद साहब से जो है वो मिलना चाहेंगे। अब
اس سارے پروسیس کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 5 اگست جو ہے اس میں کوئی ایسا شو ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ دباؤ محسوس کر سکے؟ اور آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ احتجاج ہوگا، مارچ ہوگا، کیا ہوگا؟ ندیم صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور آپ نے ایک طویل اس کا انٹرو بھی دیا ہے. لائکلی کہ جو آپ نے ہمارے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی جس طرح ڈسکوالیفیکیشنز ہو رہی ہیں میں 9 کے فیک کیسز میں، اس کا بھی ذکر کیا. یہ صرف 9 مئی کی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ تو 3 سال پہلے شروع ہوا. اس کے بعد 8 فیبروری کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں وہ چھینی گئی اور وہاں پہ فارم 47 کے تھرو ایک نااہل لوگوں کو آ کر بٹھایا گیا. اب ایک رات کو 4 بجے تک یہ کورٹیں چلا کر اور ایک مس کیریج آف جسٹس کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر ایک دن ایک فیصلے آتے ہیں تو دوسری طرف الیکشن کمیشن دیر نہیں کرتی اور اس کے لیے جو ہے الیکشن کے لیے وہ شیڈول بھی جاری کر رہی ہے. ہمیں اس سے یقینی طور پر اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، اس میں مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. جس طرح سے یہ موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ جو ہے کر رہے ہیں، جس طرح وہ ان کی طرز حکمرانی ہے، اس میں یہ بعید نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب اب اس حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جو ہے وہ یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ کوئی آئینی حکومت نہیں ہے، اس حکومت کے اب سر پیر کوئی نہیں ہے، اور یہ ہائیبرڈ حکومت ہے اور یہ اداروں سے مل کر حکومت کر رہے ہیں، تو اب یہ اس کو جمہوری حکومت قطعاً نہیں کہا جا سکتا. اور اس کے غیر جمہوری حکومت کے ایک اپنے طور طریقے ہوتے ہیں عوام سے ڈیل کرنے کے، جو وہ کر رہے ہیں، اور ہر طور پہ وہ چاہتے ہیں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو اس دوڑ سے پار کیا جائے. جائے گا. میں آتا آپ نے ہوں، ذکر میں کیا نہیں سلمان جی آپ نے ذکر کیا جی سلیمان کا اور خان صاحب کے بیٹوں کے آنے کا. دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ انفرادی طور پر ایز اے فیملی، جیسے ان کی جب بشرا بی بی نے بھی جب وہ پولیٹکس میں ان ہوئی یا انہوں نے احتجاج میں ان ہوئی تھی، پولیٹکس میں نہیں احتجاج میں وہ شامل ہوئی تھی، تو وہ ایز اے فیملی ہوئی تھی. اور ہر فیملی کا پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے اس احتجاج میں شامل ہوں. اسی طرح قاسم اور سلیمان، ان کے بھی آنے کا اعلان ہوا ہے اور انہوں نے آنے کی ایک انٹینشن ظاہر کی ہے. ان کا پورا حق ہے کہ وہ آئیں. اس اور میں آتا ہوں احتجاج لال میں آئیں، چند صاحب، شامل ہوں. ذرا میں اس کو اوپن کر لوں. اس میں رضا ہارون صاحب 9 مئی کے واقعات کے اوپر یہ گلہ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی تھی کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے، اور کیوں یہ تو حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ کیسز جو ہیں وہ ان کو چلا نہیں رہی ہے، وہ چلان پیش نہیں کیے جا رہے ہیں. اب جب کیسز چلنے، فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں تو بھی معترض ہیں. تو کیا 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر سزائیں نہیں دی جانی چاہیے، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو جس طریقے سے عسکری تنصیبات پر حملہ کیا گیا اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے؟ بالکل بھگتنا چاہیے. اور اس سے پہلے لیکن میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ آپ کا میڈیا چینل ہے اور لوگ دیکھتے ہیں. 1 اگست سے جشن آزادی شروع ہو رہا ہے اور مارکہ حق کے نام سے اس کو ٹائم دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے ایک بہت ہی اچھا مارکہ جیتا ہے ہندوستان سے. آل کریڈٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ آف دا ڈے، شہباز شریف صاحب، ان کے جو ایلائز ہیں پیپلز پارٹی براول بھٹو صاحب، اور خاص طور پہ اس کا سہرا جو ہے ہمارے چیف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب کے سر گیا، جس پہ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ خطاب بھی دیا گیا. تو لیٹس ہم سب مل کر جو ہے 1 اگست سے اس جشن آزادی کے موڈ میں جائیں اور اس کو سیلیبریٹ کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کے ساتھ، ان کے کرم کے ساتھ ہمیں کامیابی حاصل. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے بہت سارے معاملات ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں. 9 مئی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، 9 مئی کوئی فسانہ نہیں ہے، اور 9 مئی ایک پلانڈ آرگنائزڈ ایکٹیویٹی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوئی ہے. ندیم بھائی، ایسا نہیں کہ کسی ایک مقام پہ ہوئی ہو اور دوسرے شہر میں تھی. جب یہ مختلف شہروں میں ایک ساتھ یہ ایکٹیویٹی آرگنائز بھی ہوئی،
क्राइम कमिट भी हुआ, आग भी लगाई गई, कोर कमांडर हाउस पे भी गए, जहां उनको नहीं मिला वहां रेडियो पाकिस्तान पे हमला कर दिया। इसी तरीके से हमारे शोहदा के मुजस्समों के साथ जो किया, जहाजों को आग लगाई। अब ये एक्टिविटी भी हुई है और ये क्राइम है, और ये क्राइम ऑफ द एब्सोल्यूट ऑर्डर है, इसलिए कि इसके अंदर आपने बाकायदा रियासत के एक इदारे पे जिसका काम हमारा दिफा है, हमारे एक दिफाई इदारे की इंस्टॉलेशंस पे, उनके दफातर पे, उनकी रिहाइश गाहों पर आपने बाकायदा एक प्लान ऑर्गेनाइज अटैक किया, वायलेंस मॉब लेकर आप आ गए, उसकी आपने तरगीब दी, उसमें इंसाइट किया, बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि बानी ने अपनी गाड़ी से जो वीडियो मैसेज दिया, उसके बाद उसमें भी उन्होंने कहा क्या करना है। फिर जब उसके बाद 9 मई के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम और कहाँ जाते हैं, हम यहीं तो जा सकते थे। सो अब ये मल्टीपल चीजें चूंकि अदालतों में हैं, और आपने सही दुरुस्त फरमाया कि जब मिलिट्री कोर्ट से साया हो रही थी, नदीम भाई याद करें, तो हमारे इन्हीं दोस्तों का ये शिकवा था कि भाई मिलिट्री कोर्ट से क्यों करते हैं, जब एटीसी मौजूद है और एटीसी का एक फोरम मौजूद है। तो अब एटीसी सजाएं हो रही हैं, मिलिट्री कोर्ट की सजाएं भी पसंद नहीं थी, एटीसी की भी पसंद नहीं है। जाहिर है जो आपके हमारे दोस्त बैठे हैं मली साहब, ये तो लीडरशिप के उन फैसलों में ना मेरे ख्याल में शामिल होंगे, ना इनको पता होगा, लेकिन एविडेंस, वीडियो कवरेज, सीसीटीवी कवरेज, बयानात, फिर एक तसलसल है। आप 9 मई पे रुक मत जाए नदीम भाई, 9 मई के बाद अगर आप देखें तो मुसलसल इनके सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स और मैं रजा साहब आता हूं। नदीम भाई मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज, 1 मिनट और लूंगा, बेशक बाद में टाइम मत दीजिएगा, रिदम टूट जाता है प्लीज। आप ये देखें कि एक तसलसल के साथ करते, यहाँ तक कि जब हमें भारत से कामयाबी मिल रही है, पाकिस्तान को, और तारीखी फतह हासिल हो रही है, सारी दुनिया मान रही है, उसके बाद हमारे फील्ड मार्शल जब अमेरिका दौरे पर जाते हैं, ये मार्के के बाद है। तो 14 जून को पीटीआई वाहिद जमात है जो 14 जून को वहां खड़े होकर मुजाहरा कर रही है, और फिर उसके बाद बयानात देखें, अभी 4 दिन पहले का ट्वीट देखें इनके बानी का, उससे 1 रोज पहले का ट्वीट देखें, तसलसल के साथ फील्ड मार्शल को निशाना बनाना विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, संगीन नौयत का इल्जाम लगाना। तो ये एक तसलसल है इनका, ये ऐसा नहीं है कि 9 मई है या 9 मई से पहले के बयानात देख लें, एक्टिविटीज देख लें। तो ये एक तसलसल है, रियासत के इदारों के खिलाफ बयान देना, बेबुनियाद इल्जामात लगाना, हर्जा सराई करना, ये वतीरा बना लिया और उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा, अब गुलाम अली साहब ये फरमाइएगा, आप खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं, एक तो ये बात वाज़ेह कीजिए कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं फैसल करीम कुंदी साहब, वो परसों मेरे प्रोग्राम में भी थे, उन्होंने कहा कि बड़ी जल्दी सियासी तब्दीली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आएगी। वो 30-35 लोगों के आज़ाद की बात कर रहे हैं। फिर वो अब ये बात कही जा रही है कि 9 मई के वाक़यात में चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग हैं, और अगर ये नाअहली इसी तरीके से चलती है तो उससे आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है या उनकी वज़ारत आला जो है उसको ख़तरात लाहक हैं और हुकूमत जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम हुसैन साहब। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र एक सियासी कारकुन का मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि मुल्क में इंतखाबात हुए और उस इंतखाबात पर हमारी जमात के भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है, और उस तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम असम्बलियों में बैठे हैं। और मेरे ख्याल में हमें तमाम सियासी अकाबिरीन इनको ये तलखियों को ख़त्म करना रियासत, मुल्क और कौम के मफाद में है। दुनिया में देखे कि उसकी तरक्की, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका निज़ाम, और फिर हम अपने मुल्क में देखें तो हमें रोना आता है। हम क्या गुज़श्ता ख़ास कर 85 के बाद इसी चीज़ों में हम घुसते रहेंगे? क्या शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ था? इमरान खान की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ? जुनैद साहब के साथ क्या हुआ? देखिए, हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हुकूमतें जो है वो अवाम की फलाह व बहबूद और मुश्किलात के ख़ात्मे का ज़रिया होते हैं। हम हमेशा आपस में तकसीम होकर, आपस में झगड़ कर, और आखिर में बिस्तरा सब का गोल हो जाता है।
मुझे इससे कोई गरज नहीं कि खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत तब्दील हो, क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। बिल्कुल, अगर आईन और कानून इजाजत देती है अपोजिशन को कि जब भी उसकी अक्सरियत जिस सूबे में बने वो हुकूमत को हटा सकती है, लेकिन मैं इस पे नहीं समझता हूँ। मेरे मोहतरम पीपल्स पार्टी का दोस्त बेटा है और इन्होंने काफी सख्तियां बर्दाश्त की हैं और ये सब कुछ से ये लोग भी गुजरे हैं। मुझे ये बताए कि रियासत का नुमाइंदा, वफाक का नुमाइंदा किस तरह ये कह सकता है कि मैं हुकूमत को खत्म करूंगा? गवर्नर को आईन ने यह हक दिया? मैं इसको बेसित, मैं खुद गवर्नर रहा हूं। गवर्नर के दो काम हैं, एक वफाक और सूबे के दरमियान इख्तिलाफात के खात्मे के लिए कोशिश करना, चाहे कामयाब हो या ना हो, और दूसरा सूबाई हुकूमत अगर कोई इस तरह काम या मंसूबा कर रही है तो जबान के नहीं तहरीरी तौर पर उनको कि आप देखें मैंने 10-12 खत लिखे हैं पीटीआई की हुकूमत को कि ये इस तरह होना चाहिए। लेकिन गुलाम अली साहब, इसमें एक सवाल है। सवाल ये है कि मैंने ये इसलिए पूछा कि क्या जमीयतुल उलमा इस्लाम अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है तो उसमें किरदार अदा करेगी या क्या रोल होगा? देखिए, हम ये समझते हैं, मौलाना साहब ने पहले भी कहा, अगर हुकूमत तब्दील होती है तो पीटीआई के अंदर से होगी। आप खुद देखें कि ये 92 का फिगर है इनके साथ, तो क्या हम एक बार फिर ये कह दें कि आज ट्रेडिंग शुरू हो गई? मैं कहता हूं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए, चाहे पीटीआई है, चाहे जेयूआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है। वरना तारीख याद रखो, आने वाले वक्त में फिर ये चीज इस तरह उल्टा हो जाएगा। क्या जब मैं पार्लियामान का हिस्सा रहा हूं, जब मैं पार्लियामान में भी तकरीर नहीं कर सकता, इजहार राय नहीं कर सकता, उस पे मुझे नाअहल कर ले, तो कल फिर ये पार्लियामान चलेगी? और कल फिर कौन कहेगा? पीपल्स पार्टी का कौन लीडर कहेगा कि जुल्म हो रहा है? मुस्लिम लीग का कौन लीडर कहेगा कि जुल्म हो रहा है? कौमी असेंबली में स्पीच पर लोगों को नाअहल किया जाए। मैं गुलाम अली साहब आता हूँ, आपने एक बात की है और जाहिर है लालचंद साहब, बाकी ये सवाल का ज़रा बराह रास्त अगर आप सियासी तौर पे जवाब दे सकें। जो बात कह रहे हैं गुलाम अली साहब, वो ये बात कह रहे हैं कि सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा होना चाहिए और एक फ़ैसला करना चाहिए कि क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात में गए और मौलाना फजल रहमान साहब को जो अलकाबात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवाजती रही है, उसके बावजूद वो उस बैठकों में शरीक होते रहे। आज अगर सियासी सतह के ऊपर बानी पीटीआई मुज़ाकरात से इनकारी हैं और सिर्फ इसलिए कि शॉर्टकट जो है वो यही है कि मैं तो सिर्फ उधर बात करूंगा जो जिनके पास असल कुव्वत है, तो फिर बात कैसे बनेगी? क्योंकि अगर आप ये देखें कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इकट्ठे हुए तो आपका 126 दिन का धरना भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो एक सियासी सतह के ऊपर अगर आप लोग तमाम सियासी कुव्वतें एक फ़ैसला करें, मुस्तकबिल का एक नक्शा बनाएं, मुज़ाकरात में जाएं, तो उसका ज़्यादा बेहतर अंजाम होगा। आपके ख्याल में क्यों ऐसा नहीं हो रहा? नदीम साहब, अभी आपने जिक्र किया अपना केपीके के हवाले से और गवर्नर साहब के हवाले से, उनका जेयूआई से मेरे जो भाई बैठे हैं गुलाम अली साहब, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उनका क्या इख्तियार है कि वो एक 2/3 मेजॉरिटी से जो पार्टी या जीत कर आए उसको वो जो है किसी भी तरीके से हटाने की बात करें। वहाँ पे उनको 2/3 मेजॉरिटी है और उनको हटाने के सवाए इसके के वो जो है वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो, वहाँ पे गैर आईनी गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। और पीपल्स पार्टी आजकल जो किरदार अदा कर रही है, जैसे आपने अभी जो कहा कि ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये दोनों इकट्ठे हुए नहीं, तो उनको इकट्ठा तब भी किया गया था, इनको इकट्ठा लंदन प्लान के तहत भी किया गया था और अब भी वो कटे किसी प्लान के तहत है। वो कोई किसी जमहूरी या कोई सियासी जो है वो उसका नतीजा नहीं है किसी हडल का या किसी सोच विचार का।
तो जो आप बात कर रहे हैं इससे कोई इनकार नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करती रही है। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन सियासी कुतों से बात नहीं की। स्पीकर साहब के अंडर में जो कमेटीज बनी, उन कमेटीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शमूलियत की और बातचीत की। इन्होंने बरमला अपने अपना वो बे इख्तियार होने का इन्होंने रोना रोया कि हमारे इख्तियार में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ना इमरान खान को हमने बंद किया है, ना हमें ताकत है, ना ही हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो ताकतवर लोग कर रहे हैं। आपको उनसे जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। हम कभी बातचीत से इनकार नहीं करते, पीटीआई ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है इस वक्त, उसको आप उसकी कमजोर समझें और समझें कि वो आपके पीछे कोई बातचीत की भीख मांग रही है। लिहाजा हम समझते हैं जी, मुझे एक मिनट में खत्म करता हूँ, एक मिनट। लिहाजा उसके बाद ये सिर्फ हमने ही नहीं कहा। अब आपने देखा कि जैसे भाई ने बात की अभी रजा हारून साहब ने कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो अमेरिका भी तशरीफ लिए गए। देखिए अमेरिकन भी फील्ड मार्शल से बात करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो पावर जो है यहाँ इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और वो बेचारा शहबाज शरीफ और बिलावल ये चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। उनसे कोई मुलाकात करने के लिए कोई युगांडा जैसा मुल्क भी तैयार नहीं होता। और कराची भी अगर वो तशरीफ ले आते हैं तो मोहसिन नकवी साथ होते हैं और फील्ड मार्शल जो है वो इनसे मुलाकातें करते हैं ट्रेडर कम्युनिटी से और कारोबारी कम्युनिटी से। उसका हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं होता। तो देखिए जहाँ पे कोई इख्तियार नहीं है वहां पे कोई बातचीत करने का कोई फायदा नहीं होता। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है लाल सन, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब इसमें रजा हारून साहब ये फरमाइएगा कि ये जो तासुर है, देखें ग़ुलाम अली साहब ने एक बात की सियासी सतह के ऊपर, जब भी आप बातचीत करते हैं लाल साहब ने इसको ज़रा दरमियान में से ले लिया। जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसकी बेसिक यही थी कि अब जमहूरी जो कुव्वतें हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं खेलेंगी। तो अब अगर सोच ये है तो फिर आपको लगता है कि कोई सियासी सतह के ऊपर सियासी हल की तरफ बढ़ा जा सकता है? सियासतदानों का ये काम है बातचीत करें। तमाम सियासी जमातें आपस में बात करती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल आपने 26वीं आईनी तरमीम में देखी। मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे कितना मजमा लगा, कितने लोग गए उनसे, वहाँ डायलॉग हुआ, डिस्कशन हुआ, पीटीआई के दोस्त भी वहाँ गए, मान भी गए। ये बैठे हुए गुलाम अली साहब ये बताएंगे कि वो तो मान गए थे तरमीम को। तो अगर सियासतदान आपस में मिलते हैं तो आईनी तरामीम जैसे मुश्किल और कठिन लम्हे भी जो होते हैं उसके अंदर भी वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं ना। हालांकि पीपल्स पार्टी की तो ख्वाहिश थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड बने, लेकिन वही मुज़ाकरात हुए, पीटीआई के दोस्तों ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना लें। तो ये वहां पे कंसेंसस डेवलप हुआ ना, वो सियासतदानों का ही काम था, सियासतदानों ने किया। तो बिल्कुल आपकी बात जो है वो 100% जमहूरी है कि जमहूरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी लालचंद भाई ने अपनी बात में कहा कि हम तो मुलाकात उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। तो ये तो सियासतदानों के पास आने नहीं चाहते। फिर जो एफर्ट हुई भी, आप ये देखें ना कि जो एफर्ट मैंने 26 यानी तरमीम बताया, उसके बाद एक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन बनी थी जिसमें कि अचकज़ई साहब की क़यादत में सब बैठे थे। उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया। पीटीआई जो है वहाँ इंटरेस्टेड नहीं थी, सोलो फ्लाइट लेना चाहती थी। फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए कि चलें भाई मिलके मूवमेंट बनाते हैं। उसके लिए डिस्कशन हुआ कि डायलॉग हुआ कि चले जी मूवमेंट करेंगे। उसके बाद आपने देखा किस तरह के बयानात आए फजल रहमान साहब के खिलाफ और किस तरीके से उनके लिए तज़ीक करने की कोशिश के बयानात में, वो नहीं हो सका। तो मुझे बताएं ना, पूरे मुल्क की सियासी जमातें आपस में बैठ जाती हैं, बात कर लेती हैं, तमाम इख्तिलाफात रखती हैं, नजरियाती भी रखती हैं, सियासी भी रखती हैं, फिर भी बैठती हैं। बात कौन सी एक जमात है जो आपको नजर आती है सारे एपिसोड में जो किसी के साथ नहीं बैठना चाहती, जिसकी किसी से दोस्ती नहीं होती, जो जहां बैठती है 4 दिन अपने मफाद के लिए, उसके बाद उठ के आ जाती है, फिर अपना एंगल लेके खड़ी हो जाती है। तो एक ही जमात नजर आ रही है ना आपको। तो मैं इस बात का कायल हूँ। पीपल्स पार्टी तमाम जमहूरी को सोच रखने वाले इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सियासतदानों को बैठना चाहिए। एक बात का आपको और बता दूं, लालचंद भाई की मेमोरी को रिफ्रेश कर देते हैं कि आपके दौर में तो बजट भी भाई कौन पास कराता था? तो आपके बानी टीवी पर अगर कह चुके हैं बजट तक पास कराने के लिए वो कॉल करवाते थे। फिर आपके दौर में क्या बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ कराची आके नहीं मिला करते थे? क्या आपके दौर में चीफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब यूएई जाकर लोन के लिए बात नहीं करते थे?
تو یہ دیکھیں نا کنوینئنٹلی اپنے دور میں اپنے ایکشنز کو بھول جانا، ایسے کہ ہماری یادداشت ان 3 سالوں کی جو ہے وہ گم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہمیں سب کچھ جو ہے 2022 کے پاس ہمیں ڈسکس کرنا ہے. اس سے پہلے 18 سے 22 کی کوئی کہانی نہیں ہے. 2018 ایک الیکشن کس طریقے سے چرائے گئے، کس طریقے سے اس کے اندر سارا RTS بٹھایا گیا، اس پہ بات نہیں کرنی، کیونکہ کنوینئنٹلی ہم سب بھائیوں کی جو ہے نا، ہمارے دوستوں کی یادداشت جو ہے وہ 2022 کے بعد شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے وہ سمجھتے میں ہیں رضا صاحب آتا ہوں. جی رضا میں آتا ہوں. میرا ماننا یہ، سوری ایک بات آپ ایک اور مثال دے دوں. جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، تو چوتھے راؤنڈ سے کون اٹھ کے گیا؟ صرف یہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، فائنل بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیں کہ مذاکرات جو ہیں از دا نیم آف ڈائیلاگ. یہ مونولوگ نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے آپ نے اپنی رکھی، اس کے بعد آپ اٹھ کے سب مانتے تو مانا، ورنہ اٹھ کے جا رہے ہیں ناراض ہو کے. مذاکرات کے لیے ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے. میں آتا ہوں رضا ہارون صاحب. ڈائیلاگ کرنے کی کیپیسٹی، ریزننگ کرنے کی کیپیسٹی، بحث کرنے کی کیپیسٹی PTI کی موجودہ لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. غلام علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ جب بھی انہوں نے تحریک کا کہا وہ محور رہا، وہاں سے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ نکلتے رہے. اب بھی بانی PTI نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اس کی قیادت کریں. خیبر پختونخوا کی جو صورتحال اور جو وہاں پہ کرپشن کی داستانیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 5 اگست کو یہ اتنا طاقتور شو ہو پائے گا جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ دباؤ محسوس کریں، یا علی امین گنڈاپور جو کردار ادا کرتے ہیں وہی ہوگا؟ دیکھیں، احتجاج تمام سیاسی جماعتوں کا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کے جو ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، ان کی مرکزی قیادت، کہ وہ کم از کم چیف منسٹر کو اس چیز سے دور رکھے، کیونکہ ہمارے صوبے میں امن و امان کی صورتحال، مہنگائی، بے روزگاری، وفاق کی طرف سے لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے، جب ہم 76 سال میں اپنے عوام کو بجلی کا لوڈ شیڈنگ سے نجات نہیں دلا سکے، تو پھر ہم یہ احتجاجیں، ٹھیک ہے سیاسی ہم بھی کرتے تھے، ہم نے بھی کیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت ان کی اگر احتجاج کرے، لیکن اس وقت جو ملک کو درپیش مشکلات ہیں، معاشی مشکلات، سیاسی عدم استحکام سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر حکومت پہل نہیں کرتی تو سیاسی کابرین پہل کرے اور مذاکرات کا راستہ اپنا کر اس آگ کو ٹھنڈا کرے. اس چیزوں نے ہمارے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، اور ہم نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے وہ غلام علی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن آپ نے لال چند صاحب کی بات سنی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں، فائدہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن جہاں میرے بھائی محترم دونوں بھائی جب بھی کسی علاقے میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ کہتے ہیں میں صلح نہیں کرتا ہوں، لیکن ہماری طرح سیاسی لوگ مشران اب بات کر کر کے ان کو راضی کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں میرا ذاتی رائے ہے کہ ہمیں فوج کو یا اس کے سربراہ کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ ٹھیک ہے ان کو کچھ مشکلات یا کچھ غلط فہمی ہوں گی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام ادارے، چاہے قومی اسمبلی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سیاسی اکابرین ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب اپنا رول ادا کریں گے، اور یہی ملک کی ترقی ہوگی، یہی ملک کی خوشحالی ہوگی. اچھا، اب لال چند صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو احتجاج، مارچ، محاذ آرائی، اس سے تو نتیجہ نہیں نکلا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دفعہ ذرا مذاکرات کا سنجیدگی کے ساتھ راستہ اپنا کے دیکھ لیں، کوئی سیاسی فائدہ ہو جائے اس کے نتیجے میں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کی ندیم صاحب تھوڑی کریکشن کروں. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سیاسی مذاکرات نہیں چاہتے. ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، JUI سے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم نے تفصیلی بات چیت کی ہے،
हमारे ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस से हुए हैं, और जैसे रजा हारून साहब ने भी TTAP तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की बात की, तो वो गलत बयानी कर गए कि वो डिसफंक्शनल हो गया है। इनको पता होना चाहिए कि ये सारी एहतजाजी तहरीक इसी बैनर के तले हो रही है, और कल उसका एक इजलास हो रहा है, और हम ये इजलास हर सूरत में करेंगे, और ये एहतजाज भी होगा। सियासी पार्टियों से बातचीत करने की जब तक बात है तो हमने कभी इनकार नहीं किया है, मैं अब भी कह रहा हूं हम इनकार नहीं किया है, लेकिन कम से कम उनको पहले वो जो उन्होंने खुद वो बैनर लगाया है हाइब्रिड का मकसद है कि हुकूमत वो मिलके कर रहे हैं, तो आके मिलके बैठ के बात कर ले। ये कहे कि वो भी आएंगे, वो भी हमारे साथ बैठ जाएंगे, जिनके साथ ये हुकूमत कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जब इनके पास इख्तियार नहीं है तो आप बताएं कि इनसे बातचीत करने का क्या फायदा होगा। 26वीं तरमीम जो हुई है, ये आईन पाकिस्तान पर एक काला धब्बा है, जिसने ट्राई कौमी लालचंद सर, यहाँ पावर मुझे को आपसे खत्म कर दिया इख्तिलाफ है, वक्त नहीं है। आपको अकोमोडेट किया गया, आखिरी वक्त तक आप मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए मुज़ाकरात में शामिल रहे, अपनी चीज़ें जो हैं उसमें ऐड करवाते रहे, और उसको आपने इंडोर्स भी किया, फिर सडनली उससे आपने काला धब्बा उसको करार देना शुरू कर दिया है। अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं जरूर आप जी मोहसिन साहब, उससे मौलाना साहब भी खुश नहीं थे, मजबूरी थी, क्योंकि उनके हर पॉलिटिकल पार्टीज के MNA सेनेटर्स को अगवा किया जा रहा था। मेरे पास वक्त नहीं है। रजा हारून साहब 30 सेकंड है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। रजा हारून साहब ये कहना बेनिफिशियरी है चाहता हूँ कि 26वीं तरमीम के देखें, हाइब्रिड बात निजाम वाहिद के। हल है, ये और तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट होगी हमारे दोस्तों से कि देखें, 3 बड़े लीडर हैं। इमरान खान साहब भी बड़े लीडर हैं, नो डाउट, मैं मानता हूं उनको, लेकिन नवाज शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनको चाहिए PTI को इनसे राब्ता करें। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, फजल रहमान साहब से उनका ऑलरेडी राब्ता है। इन चारों जमातों को खास तौर पर बैठना होगा, और बैठक के लिए सदर पाकिस्तान का ऑफिस, उनका हाउस अवेलेबल है, जो वफाक की नुमाइंदगी करता है, वहां बैठे। और एक शेर के साथ खत्म करूंगा लालचंद भाई आपके लिए, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, बहुत शुक्रिया लालचंद माली साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।